हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे कि सऊदी प्रिंस जो कि मोहम्मद बिन सलमान और जो कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन अल जायद क्यों उन दोनों के बीच में इतनी खिटपिट हो रही है और बोल रहे हैं कि फ्रॉम फ्रेंड्स टू एनिमीज, ऐसी हेडलाइंस आ रही हैं। और इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इसकी बात करें तो रिसेंटली आई है न्यूज़ की इनका जो रिफ्ट है, मतलब जो लड़ाई है, वो बेसिकली पब्लिक के सामने आ गई, जो कि बहुत ही ऐसा कम देखने को मिलता है कि इतने बड़े बड़े लीडर्स प्राइवेट पे लेवल पे ही आप इतना फाइट हो रही है कि वो मतलब खुलेआम पूरी पब्लिक न्यूज मीडिया सबके पास आ गई। और अब यही चर्चे हो रहे हैं पूरे अलग अलग न्यूज़पेपर में, मीडिया में, एक्सपर्ट्स में, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स में भी, कि ऐसा क्यों हो गया है। दोनों को ही असर्टिव और बहुत ज्यादा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी खेल रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स, क्योंकि उनको लगता है कि कौन मिडल ईस्ट को आखिर कंट्रोल करेगा, कैसे। और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे कैसे चीजें घटनी। और लास्ट 6 मंथ से तो दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं करी, कोई प्राइवेट विजिट नहीं हुई, कोई ऑफिशियल विजिट नहीं हुई। यहाँ तक कि मोहम्मद जो यूए के प्रेसिडेंट है, उनके छोटे भाई जाने लगे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए, लेकिन वो भी, उनको भी नहीं, कम से कम 3 बार मना कर दिया गया। वो भी यूएस की लॉबी करनी पड़ी तब जाके वो मिले। और उन्होंने डिमांड्स रखी हैं कि ये कंप्लीट, वो बेसिकली किसी को नहीं पता, बट जो भी उन्होंने बात करी इंटरनली, वो डिमांड रखी है कि यूएई को ये करना पड़ेगा। और रिसेंटली एक मीटिंग थी जर्नलिस्ट के साथ, जब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने जर्नलिस्ट को बोला कि they have stabbed us in the back and this is what will I do if they do not agree to my demands। मतलब उनको जो कतर के साथ उन्होंने हाल करा था 2017 में, इकोनॉमिक ब्लॉकेड और सैंक्शन से भर दिया था, और उनकी वैसा हाल वो कर सकते हैं यूएई के साथ, जो कि बहुत बड़ा एक डिजास्टर सा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, आपका ऑयल मार्केट्स के लिए, और यहाँ तक कि इंडिया के रिलेशंस के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा दुबई, आपको पता ही होगा कितना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है हर चीज के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और स्टार्टअप्स हो। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे वहां पे, यूपीआई भी अब एक्सेप्ट हो गया है। आईआईटी दिल्ली का भी वहां पे कैंपस खुलेगा सबसे पहला अबू धाबी में। तो कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ तक कि इतने सारे मल्टी मिलियनर्स भी हर साल दिल्ली, इंडिया से शिफ्ट होके वहां जा रहे हैं। खाली इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से इतनी ज्यादा वेल्थ जब एक्यूमुलेट हो रही है उनके पास, तभी वो बोल रहे हैं। और ये इसी का ही ये चर्चा है कि ये कैसे, मतलब एक टाइम पे जो मोहम्मद बिन सलमान थे, जब वो आए थे यहाँ पे, मतलब प्रिंस बने थे सऊदी अरेबिया के, उससे पहले तो, क्योंकि वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर भी, प्रिंस भी, और साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी है। और जब वो यंग थे, 29 ईयर्स के थे, तब यही जो इस समय यूए के प्रेसिडेंट है, उन्हीं ने इनको ग्रूम करा था बेसिकली, कि कैसे आप स्टेटमेंटशिप एडमिनिस्ट्रेटर बन सको। और कितनी अजीब बात है कि आज वही एक दूसरे के साथ, मतलब इतनी ज्यादा उनकी की रिफ्ट हो गई कि पब्लिक में मीडिया ओपन करा। नहीं तो ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लीडर्स में हो गया। कंट्रीज में तो होता है, लेकिन लीडर्स में भी हो गया, मतलब प्राइवेट लेवल पे इतनी ज्यादा हो गई। और इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखें तो वो का डील विद ईरान। और उसमें क्या है, मोहम्मद बिन सलमान ने चुपचाप, किसी को नहीं पता, कुछ टाइम पहले ही मई में न्यूज आई कि इन्होंने रिस्टोर कर लिए अपने रिलेशंस। यहाँ तक कि यूएस भी हैरान हो गया था एक टाइम पे। और उन्होंने चाइना के साथ मिलकर कर लिया, जो कि बड़ी एक अजीब बात थी, कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, फैसिनेटिंग, कि यूएई को बिना पता है, मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट मेंबर, जो कि बेसिकली ट्रेड और कॉमर्स में लीडर है, और उसको ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। मतलब एक तरफ हम सारे यूएई के, यूएई बाकी अरब कंट्रीज एक यूनाइटेड फ्रंट बना रही है, यहाँ तक कि यूएस भी सबको चाहता है कि पूरा यूनाइटेड हो जाए, और हम ईरान पे कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हम एकदम से अटैक या कुछ भी उस पर प्रेशर, इकोनॉमिक सैंक्शन रख सके। बट एमबीएस ने तो एक अलग ही जाके रास्ता में, और चाइना के साथ, बेसिकली चाइना मीडिएटर था सऊदी अरेबिया और ईरान में। और दूसरी बात, पहला तो ये हुआ, और दूसरा, अचानक से ही इसी साल ही मार्च में अरेबिया अरब लीग में सीरिया की एंट्री हो जाती है वापसी में, जो कि यूएई अगेंस्ट था, लेकिन फिर से हो जाती है। यूएई बहुत पहले बोल रहा था कि अराउंड डेकेड की सीरिया को नहीं निकालना चाहिए, लेकिन तब अरब लीग के किसी मेंबर्स ने नहीं निकाल माना और उनको बाहर फेंक दिया था। और अब सीरिया की वापस एंट्री होगी, वो भी बोलते कि चुपचाप एमबीएस ने, मतलब बेसिकली कई टाइम से वो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी हो रही थी, और उसी से ही वो कंप्लीट करा। और यहाँ तक कि ये चीजें यहीं पे भी खत्म नहीं होती। सूडान जो की कंट्री है, वहां भी दोनों अपोजिट साइड में, एक तरफ सऊदी अरेबिया चाहता है बिल्कुल शांत हो जाए ये कंट्री, इसमें दोबारा से लड़ाइयाँ, सिविल वॉर नहीं चले, लेकिन यूएई अलग अपोजिट साइड में खड़ा है वहां के आर्मी के साथ। तो इसलिए दो
ये तो इतने बड़ी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे यूएस का भी रोल आता है कि यूएस चाहता है जितना ज्यादा ये काम रहेगा मिडल ईस्ट, उतना ही ऑयल मार्केट स्टेबल रहेगी, हमारा डॉलर स्टेबल रहेगा, सारी इकोनॉमी चलती रहेगी। नहीं तो हमारी इंटरनल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और जो बेसिकली यूएस का एक मोटिव है कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, वो कंट्रोल तो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन साथ में जो मेरा अभी बचा है वो कंट्रोल वो बिल्कुल ना खत्म हो जाए, और इसमें चाइना और यूएस की एंट्री ना हो जाए, क्योंकि एमबीएस बहुत ही ज्यादा क्लोज जाते जा रहे हैं चाइना और रशिया के साथ, स्पेसिफिकली ओपेक में चाइना, ओपेक में रशिया में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोलूड कर रहे हैं कि कैसे हम और ज्यादा ऑयल मार्केट्स को कट कर उठा सके और मिलियन बैरल्स ऑफ पर डे जो अभी आ रहा है वो रिड्यूस कर सके। और चाइना के साथ बार बार उनकी विजिट होती जा रही है, कभी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, कभी एमबीएस जा रहे हैं चाइना यानी कि बीजिंग, और वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कभी चाहे सऊदी अरेबिया चाइना में पुश कर रहा है, कभी चाइना सऊदी अरेबिया में पुश कर रहा है, तो ऐसा हो रहा है। और बेसिकली यूएई नहीं इतना पसंद करता चाइना को, ना ही रशिया को, वो अभी भी यूएस के साथ रहता है, और इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा आगे जाके बढ़ रहा है और धीरे धीरे और ज्यादा यहाँ पे अगर दूसरी बात करें कि फोर्स अलायंस, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टाइम पे दोनों एक ही साथ रहते थे, और जब एमबीएस के फादर की डेथ हुई थी, तब जब इन्होंने दोबारा से मतलब अपनी सत्ता पकड़ी थी, आप बेसिकली आप बोलते हो कि इन्होंने आए थे ये बन के डिफेंस मिनिस्टर, और उसके बाद प्रिंस भी बन गए थे, तो इन्होंने रातों रात जो इनका हाउस ऑफ सॉल होता है यानी कि पैलेस, जहाँ पे और इनको लग रहा था कि ये मेरे कंटेंडर हो सकते हैं या ये मेरे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, इनको रात ही रात इन्होंने कू करवा दिया। अब उनका क्या हुआ वो आप गेस कर ही सकते हो, और मतलब कोई अब इनको टक्कर देने वाला नहीं है। तभी कई बार बहुत बार आर्टिकल्स आते रहते हैं कि क्या कंट्रोवर्शियल राइज हुआ है, मतलब द अल्टीमेट राइज ऑफ मोहम्मद बिन सलमान इन सऊदी अरेबिया, मतलब ऐसा लीडर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले 2018 में जब जमाल खशोगी की डेथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बेसिकली इन्होंने दिया था, लेकिन अभी वो बोलते हैं हमने नहीं दिया था, क्योंकि टर्किश एम्बेसी में, मतलब टर्की में सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में सऊदी हिट टीम चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, मतलब एम्बेसी जैसी जगह पे, तो आप सोच सकते हो कितनी पावरफुल इनकी चीज, इन्होंने अपना को पकड़ बना रखी, और तब भी कंट्री में कुछ नहीं होता। एक बार यूएस बोलता है कि हम तो जो बाइडन के इतना बड़ा कैंपेन चला था इस बार इलेक्शन में कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, आइसोलेशन में कर दूंगा सऊदी अरेबिया को, लेकिन फिर भी वो लास्ट ईयर उन्होंने उनकी विजिट थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, आपस में पंच करा, और उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है यूएस के लोग कि एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो एक तरफ ये, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट हो गए। तो वही है, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी सऊदी अरेबिया, क्योंकि ओपेक को वही कंट्रोल करता है अभी भी, इसीलिए। और साथ में जो जब कतर के साथ भी ब्लॉकेड लगाया था तो बेसिकली यूएई के साथ मिलके लगाया था, इतनी चीजों पे एक साथ थे, तो अब ऐसे कैसे कि एकदम ही अलग हो गए। और यहाँ तक कि जब येमेन पे अटैक करना 2014 में जब रेबल्स ने हुआ था, अटैक कर रहा था और सना यहाँ तक कि कैपिटल को भी अपने हाथ में कर लिया था, तब यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों एक साथ ही ऑलमोस्ट घुसे थे, यूएस ने भी सपोर्ट करा था, उन्होंने एयर सपोर्ट, बेसिकली ग्राउंड फोर्सेस सऊदी अरेबिया और यूएई की गई थी, और बहुत ज्यादा वेपन सप्लाई भी यूएस ने करे थे कि हाँ, हम आपको करते हैं, हमारी कोई फोर्स नहीं उतरेगी, बट हम आपको सपोर्ट करेंगे। और यही हुआ था, अभी भी इतना ज्यादा जो फाइटिंग चल रही है कि यही डर है कि कभी भी कुछ, क्योंकि रिबेल्स को जो हम सबको पता है ईरान ही सपोर्ट करता है, वो देखने वाली बात होगी कितना टाइम तक ये दोनों आपस में टिक पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनके इतनी ज्यादा मतलब फाइटिंग इन पब्लिक हो चुकी है, सबको पता चलता जा रहा है। और लेकिन यहाँ पे एक दिन बात भी है कि देखने वाली बात है कि एमबीएस जो कि कैसे इसको आगे लेके जाती है, या तो पूरी तरीके से इस पर सैंक्शंस और इकोनॉमिक ब्लॉकेट करते हैं यूएई का, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और क्या वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे कि इतना ज्यादा हार्श से नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कई बार बोला है कि कोई भी पॉलिसी बदलेगी नहीं हमारी यूएई के खिलाफ, उसके मतलब उनको फेवर नहीं दिए जाएंगे किसी भी हालत में, चाहे वो ओपेक में हो, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे अरब लीग में हो, कहीं पे भी। और इसीलिए जो यूएई के जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट एमबी मोहम्मद बिन अल जायद, उनका छोटा भाई भी गया था, उनको ही कम से कम 3 से 4 बार वो गए सऊदी अरेबिया, लेकिन एमबीएस कभी नहीं मिले, उन्होंने उन्हें लॉबी करना पड़ा यूएस के थ्रू कि इनसे मिल लो, तब जाके वो मिले, और उन्होंने एक डिमांड पकड़ा दी इतनी बड़ी लिस्ट की, क्या आपको करना है, नहीं तो आप बहुत ही सीवियर एक्शन फेस करोगे। और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम आपको देखते हैं, हम आपको करते हैं, आप ये डिमांड्स तो पूरी करो, उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे यमन में होगा, कैसे ओपेक में हम चलेंगे,
या बाकी जगह कैसे होगा, और वही उन्होंने गड़बड़ कर दी। और फिर बाद में जाके इंटरनली, और ये भी बात उन्होंने कई बार बड़े बड़े सऊदी ऑफिशियल ने बोला है कि एक तरफ वो बोलते हैं ओपनली, यस हम आपको करते हैं, हम अकोमोडेट करते हैं, हम आपके चक्कर में पॉलिसीज बदलेंगे, और वो अंदर जाके एडवाइजर्स को बोलते हैं इंडोर जब मीटिंग्स होती है कि कोई भी बदलने की जरूरत नहीं, आई डोंट ट्रस्ट देम, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यूएई। तो वो ऐसी चीजें होने लगी है। और एक टाइम पे वही उनके जो बेसिकली मेंटोर थे और ये मेंटी थे, उन्हीं के बीच में इतनी बड़ी आजकल फाइट चल रही है। तभी बोलते हैं कि सारे फ्रेंड्स, फ्रॉम फ्रेंड्स टू एनिमीज होते जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा। और इसमें अगर दूसरा बात करें ओपेक डिस्प्यूट्स में, ओपेक में लगातार डिस्प्यूट चलते जा रहे हैं लास्ट ईयर से अभी तक। कि लास्ट ईयर जब रशिया ने बोला था और सऊदी अरेबिया ने कि कम करना है आउटपुट ताकि ऑयल की प्राइसेस दोबारा से बढ़ सके, राइज हो सके। और अभी तो इस समय तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रशिया की हालत बहुत ही ख़राब है इकोनॉमिक सैंक्शन से, और वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी आउटपुट कम होता जाए। लेकिन यूएई ने 5 मिलियन बैरल्स पर डे निकालने शुरू कर दिए थे, जो कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब एक तरफ पूरे ओपेक बोला कि अब हम कम कर देंगे, और उन्होंने बढ़ा दिया अपना प्राइसेस को बढ़ाने की, और बेसिकली ऑयल मार्केट जो थी वो क्रैश करवा दी। और यहाँ तक कि ये अब तक कैपेसिटी सिर्फ सऊदी अरेबिया के पास थी कि जब मर्जी जो चाहे वो जितना मर्जी आउटपुट इंक्रीज कर सके, आउटपुट डिक्लाइन पे कर सके। लेकिन अब ये यूएई के पास भी कैपेसिटी है करने की। और इंडिया का तभी यूएई फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर है ऑयल का, बेसिकली हम फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इम्पोर्टर यूएई। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इतना ये खतरनाक बनता जा रहा है क्योंकि यूएई के पास भी इतनी ज्यादा डेंजरस कैपेबिलिटीज आ रही है। मतलब वो कभी भी अपने आप को चेंज कर सकता है, अब ओपेक की पॉलिसीज भी हटा सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि अब ओपेक में रहने का फायदा ही क्यों, जब हमारी नहीं बात सुनी जाती। लेकिन फिर भी जब एक और मीटिंग हुई इसी ईयर में फरवरी में, तब थोड़ी सी रियायत दी गई यूएई को, और उन्होंने बोला कि ठीक है चलो तुम इतने ज्यादा निकालो, क्योंकि अगर 3 मिलियन बैरल से निकाला तो बेसिकली आपने ओपेक का रूल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और बोलते हैं कि इसके बाद आपको निकाला भी जा सकता है ओपेक कंट्री से बाहर। इसलिए और यूएई ने बोला था कि हमें रहने की जरूरत नहीं। और यहीं पे फिर सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया को पाइपलाइन बिछानी है अरेबियन सी से होके कि और यमन तक जाएगी, और यमन से फिर वो वापस सऊदी अरेबिया में आएगी, मतलब पूरे ऐसे घूमती हुई। और वहां पे भी उनका दिक्कत है सऊदी अरेबिया की। एक जगह है हाद्रोमोट करके जो कि पोर्ट सिटी है यमन में, और वहां पे बेसिकली वो एमिरी मतलब यूएई के कंट्रोल में, यूएई सोल्जर्स है वहां पे। तो बोल रहे हैं इससे भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे वो नहीं जाने देंगे। और यूएई मना कर दिया कि यहाँ से अभी नहीं कीजिए क्योंकि वॉर हो रही है, कभी भी आपकी पाइपलाइन कुछ भी हो सकता है, डेंजरस है वो हमारे सोल्जर्स के लिए। और दूसरा इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी चल रहा है, मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया का वाटर्स के ऑफ कोस्ट इनका जो वाटर्स है उसमें कि कौन कितनी ज्यादा एज तक ड्रिलिंग कर सकता है, कितने मीटर्स किसको दिया जाए, कितने किलोमीटर्स तक आप ड्रिल करोगे, कितना किलोमीटर्स तक आप नेचुरल गैस और ऑयल निकालोगे। तो उससे भी ज्यादा इसकी टेंशन बढ़ती जा रही है इसमें। और अगर यमन की बात करें, क्योंकि डील कभी कुछ होती है, कभी कुछ बोला जाता है कि हम ट्रूस कर रहे हैं, कभी सीज फायर हो गया, लेकिन होता नहीं। इसलिए सऊदी अरेबिया के पास जो रूम है साउथ यमन में बहुत कम है, क्योंकि एक तरफ तो रेबल्स है जो कि आप सबको पता होगा कि ईरान ही उन्हें सपोर्ट करता है। उन्होंने कई बार लास्ट ईयर भी ड्रोन अटैक्स करे थे, उससे लास्ट ईयर भी हुए थे सऊदी अरेबिया की फैसिलिटीज पे, यूएई की फैसिलिटीज पे। और एक तरफ जो कि जो अभी प्रेसिडेंट थे, मतलब उनको हटाया गया था, उसके साथ यूएई सपोर्ट करता है। नॉर्थ में जरा जो एरिया है उनको सऊदी अरेबिया। तो यही बोल रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया अब पीछे हटा इस टाइम पे, तो सारा वो सपोर्ट हो जाएगा यूएई के पास, और जो बचा कुचा और जो प्लेयर्स होंगे उसमें वो सारे चले जाएंगे रिबल्स के हाथों, मतलब ईरान का। यहाँ तक कि उनका एरिया हो गया, उनकी पाइपलाइंस होगी, जो भी कुछ बचे हुए रिसोर्सेज हैं वो सारी। इसलिए यूएई सऊदी अरेबिया यहाँ पे बहुत डेंजर सिचुएशन में है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बेसिकली वॉर स्टार्ट करवाई थी है, और यूएई को भी कुदवा दिया था कि चलो इसको हम बचाएंगे, और हमारा कंट्रोलर, क्योंकि हमारे बॉर्डर से ही लगती हुई कंट्री है येमेन। 2014 से स्टार्ट हुई है, और आप देख लो अभी तक ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी भी कोई इसमें कंक्लूजन नहीं निकला कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन कंट्री की बुरी हालत हो चुकी है इस समय, मतलब वहां पे कोई भी रह नहीं सकता। अलग अलग यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है कि आपने इतने बम गिरा दिए कि वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर, कुछ इंडस्ट्री, सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म है, बिल्कुल फिर डिस्ट्रॉयड है वो कंट्री इस समय इन्हीं की वॉर्स के और साथ में अगर बात करें डील विद ईरान जो कि है, और जो बाइडेन का गोल है, वो ये दोनों का मिलता जुलता ये है कि उनको यूएस को चाहिए इस समय, क्योंकि जो उनकी पावर है मिडल ईस्ट में वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे है, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अब चीजों को।
तो वो चाहता है कि जितना हमसे हो सके हम उतना ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमें एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए, और यूनाइटेड फ्रंट ईरान के खिलाफ बहुत होना ज़रूरी है, तभी वो एकदम काउंटर कर पाएँगे ईरान को। और उनको यही चाहिए कि हम इसमें मतलब यूएई भी साथ हो, सऊदी अरेबिया भी हो, बाकी और गल्फ कंट्रीज़ भी हो, ताकि हम एक ही पेज पे अगर इकोनॉमिक सैंक्शन या और कोई ब्लॉकेड कभी करना हो बाय सी, बाय एनी मीन्स, तो वो हो सके, चाहे एयर बॉयकॉट हो, कुछ भी तरीके का वो हो सके। अगर ऐसे एक दूसरे में डिसकन्वर्जेंस होगी या कन्वर्ज नहीं होते होंगे इंटरेस्ट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसलिए वो बार-बार कभी अपने डिप्लोमेट्स भेजते हैं, कभी कोई भेजते हैं, ताकि वो ये जो ओपन है इतना बड़ा रिफ्ट, जो कि बार-बार और ज़्यादा कमिंग मंथ्स में हमें दिखने को मिलेगा, और इस पे मैं अपडेटेड वीडियो भी लेते आऊँगा अगर कोई इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन ये होके रहेगी, क्योंकि जो भी लिस्ट और डिमांड्स दी है, यूएई भी नहीं मानने वाला, सऊदी अरेबिया ने बोला है कि जब तक हम मानेंगे नहीं, आप ये डिमांड्स पूरी नहीं करोगे, हम नहीं करोगे। इसमें यही सब होगा बेसिकली। अगर हम कॉमन सेंस लगाएँ कि आपको ओपेक में आप इतना नहीं कर सकते, आपको और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको और मानना पड़ेगा। इसलिए आप देखो कि यूएई जब पिछले 10 साल से इतना मॉडर्नाइज़ेशन पे गया है, सेम बैंकर्स, एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट, सी कॉन्ट्रैक्टर्स, सीए, चाहे वो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो सोसाइटी के एक्सपर्ट्स हों, कैसे अपनी कंट्री को और ज़्यादा मॉडर्न की तरफ लेके जा सके, ताकि जितने वेस्टर्नर्स, इंडियंस या इंडियन सबकॉन्टिनेंट से लोग जाते हैं वहाँ भर-भर के, चाहे वो जॉब के लिए हो, मोर अपॉर्च्युनिटीज़ के हो, हाई लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हो, वो वही ऑलमोस्ट सेम उन्होंने बैंक्स, यहाँ तक कि सब चीज़ों को सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने हायर कर लिया है, ताकि हम भी वही रेवोल्यूशन, वही चेंजेस ला सके अपनी कंट्री में। और आप देख ही रहे हो कि कुछ टाइम से बहुत ही लगातार लॉज बदले जा रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो वुमेन को फ्रीडम हो, अपने लॉज हो, लगातार इन्वेस्टमेंट पंप पे पंप होती जा रही है, चाहे वो एक नई न्योम करके सिटी है, जो कि आप बोल रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की बनेगी, बेसिकली हॉरिजॉन्टल होगी वो, 2 किलोमीटर से भी लंबी सिटी, और इतने बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट हो गए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट्स हो गई, पाइपलाइन, एजुकेशन हो गया, स्पेस हो गया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में कभी किसी ने सोचा था कि स्पेस का कुछ बनेगा? उन्होंने टेक सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। आपके और इतने हाईवेज़, यहाँ तक कि एक-एक सिटी को कनेक्ट करा जा रहा है, जो भी बिल्कुल कोने में है। और ज़्यादा एक सेकंड नेशनल एयरलाइन भी चालू हो चुकी है, जो कि बोलते हैं कि उनका ऑप्शन है कि वो हम एमिरेट्स, जो कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड क्लास फेमस एयरलाइन्स है, उसको टक्कर दी जाए। यहाँ तक कि अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए सऊदी अरेबिया अलग-अलग पुश कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स को और स्पोर्ट्स को लेके आ रहा है, जैसे कि वो 2020 में हॉर्स रेसिंग को लेके आया, 2021 में फार्मूला 1, यहाँ तक कि 2019 में उन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी करवाई, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप फिर 2022 में भी हुई थी। 2021 में उन्होंने फुटबॉल का क्लब न्यूकासल खरीद लिया, और यहाँ तक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी खरीद लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट मतलब खरीद चुके हैं उसको। अब वो बोल रहे हैं कि हम आईपीएल को भी टक्कर देंगे, बेसिकली और ज़्यादा क्रिकेट की जो इतनी फैन फॉलोइंग यूएई ने बढ़ा रखी है, चाहे इंडिया के कप हो, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप के मैचेस हो सकते हैं, एशिया कप के मैचेस होते हैं, उन्होंने भी यूएई के पास भी अपनी एक आईपीएल टीम है, जैसे कि इसे बोलते हैं ILT10 लीग, वो भी एक चालू करने वाला है, जो बोल रहे हैं अब तक की बिगेस्ट और रिचेस्ट वर्ल्ड लीग होगी पूरे वर्ल्ड में, और वो क्रिकेट के ऊपर होगी। तो वो भी देखना कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर बढ़ा है, ताकि हमारी इमेज साफ हो सके। रिसेंटली उन्होंने क्रिश्चियन के बड़े-बड़े क्रिश्चियनिटी के लीडर्स भी बुलाए थे, अलग-अलग हिंदुइज़्म, अलग-अलग रिलीजन से भी बड़े-बड़े लीडर्स, वहाँ पे उनकी विज़िट भी चलती रहती है। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम देखो फ्री कंट्री हो गए, लिबरल, मतलब इतना ज़्यादा हमारा वो नहीं होता, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा लिबरल। अब ये आगे जाके पता चलेगा कितना लिबरल, और क्या इसमें अपडेट्स आती हैं, या कितनी ज़्यादा आगे इसमें ज़्यादा कि क्या फाइट्स होगी, क्या कोई किस कंट्री अरब लीग से निकलेगा या ओपेक से कोई निकलेगा। जब भी कोई होगा उसकी अपडेटेड मैं वीडियो लेते आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। कोई कमेंट्स, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।